ओके, तो 11th हो गया था, 12th मैंने कटवा दिया था, 13th हो गया था, 14th हो गया था, 15th भी काट दीजिए। 16th, calculate the strength of magnetic field due to an electron revolving in a circle of radius इतना मीटर with a speed of इतना मीटर per second at its center। एक आपको दे दिया जाए सर्कल जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो उसकी रेडियस हो गई एक तरह से। मतलब ऑर्बिट हो गया, वो ऑर्बिट में घूम रहा है अपने, जिसकी रेडियस हमको दे रखी है, जिसकी स्पीड हमको दे रखी है। तो इफ द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसके ऑपोजिट क्या डेवलप हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। तो क्लॉक एंटी क्लॉक का कोई रोल यहाँ है नहीं एज सच, बस वैसे ही मैंने मान लिया ये बताने के लिए कि दोनों ऑपोजिट होंगे। उस ऑर्बिट की, उस सर्कुलर पाथ की रेडियस हमको गिवन है, कितनी है? 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। स्पीड इसकी हमको गिवन है 5 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ओके जी, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना डेवलप होगा हमको ये पूछा गया है। तो सेंटर पर तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यस हमको याद तो आता है, μ0I/2R होता था, लेकिन वो तो आई के कारण होता था, मतलब करंट के कारण। यहाँ करंट तो है ही नहीं, हमको तो इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और उसकी वेलोसिटी दी हुई है। तो क्या हम E मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और V मतलब उसकी वेलोसिटी से करंट ऑब्टेन कर सकते हैं? क्या ऐसा कुछ हमको पता है? हमको करंट का एक फॉर्मूला पता तो है, वो क्या है? डेफिनेशन, एज पर इट्स डेफिनेशन इट इज Q/T, ये तो हमको पता है। क्या Q/T से और E और V से मतलब कुछ नजर आ रहा है यहाँ? बन सकती है। एंड वन मोर थिंग, रेडियस भी गिवन है। रेडियस तो वैसे यहाँ यूज होना था, लेकिन चलो फिर भी मान लेते हैं। क्या इन तीनों को यूज करके मैं करंट का कोई फॉर्मूला ऑब्टेन कर सकता हूं? लग रहा है हमको, लग तो नहीं रहा है। एक काम करते हैं, Q तो हो गया E, एक तो चीज हो गई यूज, चार्ज तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर हो गया। व्हाट अबाउट टाइम? टाइम को हम एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करने का टाइम पीरियड मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताइए, टाइम पीरियड यदि मैं उस टाइम को मान रहा हूं, तो टाइम पीरियड क्या होता है? देखो, अगर हम यूनिफॉर्म मोशन में चलें, 11th में हमने पढ़ा था, 9th में भी यहाँ तक की पढ़ा था, टाइम इक्वल्स टू, एक बहुत सिंपल मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक कंप्लीट सर्कल के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा? क्या वो 2πr नहीं हो जाएगा, सरकमफेरेंस? और स्पीड भी, ये देखो आ गया। तो कैपिटल टी की जगह 2πr और अपॉन वी को ले जाइए ऊपर, तो करंट का कह सकते हैं कि एक नया ही फॉर्मूला बन गया। हाँ के ना? बन गया ना? यस सर। तो बस आ जाइए अब इस फॉर्मूले में, यहां लाकर पुट कर दीजिए। तो B इज इक्वल टू μ0/2R एंड इन प्लेस ऑफ I EV/2πr, EV/2πr। एक काम करें, इस 2π को नीचे लाकर यहां रख दें 2 के साथ, 2 2 जा 4, μ0/4π। ये तो अच्छी बात हो गई, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमको पता होती है। ऊपर बचा EV और R हो गए R²। तो बेटा एक नया ही फॉर्मूला बन गया कि यदि करंट कैरिंग कॉइल ना हो, करंट कैरिंग कॉइल की जगह यदि चार्ज कैरिंग कॉइल हो जिसमें चार्ज दे रखा हो, ये तो इलेक्ट्रॉन था तो E आ गया,
अगर कोई और चार्ज होगा q, v वेलोसिटी से दौड़ रहा होगा, तब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, q इंटू वी। बस आपको तो वैल्यूज पुट करनी है। तो व्हाट अबाउट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 रेज़ टू द पावर -7। व्हाट अबाउट e 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। व्हाट अबाउट v था आपका 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6, और फाइनली डिवाइडेड बाय रेडियस 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10 स्क्वायर। जरा बताइए क्या आंसर आएगा। बड़ा आसान है, बहुत ही इजी डाटा, क्योंकि 1.6 ऊपर है, नीचे 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो इनमें एक रिश्तेदारी है, और रिश्तेदारी तो एक दूसरे को काटते हैं, तो एक दूसरे को काट जाएंगे। उसके बाद इंटू 5 होना है, इसके बाद ये पावर्स देखो। जरा बताओ आप आंसर इसका मुझे, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। देखो जरा। हाँ ओके सर, आ गया। भाई आपका ये बना था, पहले तो पावर्स को देख लो सर वो तो कैंसिल हो गई सारी। सारी। यस -20 सर। ऊपर गया, +20 तो 26, और हाँ ये तो सारी गई। बस केवल 1.6 बचा था, और 5 बचा था, और 4 बचा था। सर वो तो जल्दी जल्दी में पॉइंट्स का 0.4, कर दिया था, तो वो यही हो रहा है, 2 ही आ रहा है, 20 आ रहा हाँ था ना, 2 आ रहा है, 2.0। 2t। ओके जी, चलिए नेक्स्ट। 17th। टू स्ट्रेट वायर्स ए एंड बी ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड 12 मीटर। एक वायर हो गई ये, एक वायर हो गई ये। वैसे तो अक्सर वायर की लेंथ का कोई रोल होता नहीं है, क्योंकि ये जो हमें समझ में आ गया, पूछेगा वो क्या, वो फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछ रहा होगा दोनों पैरेलल कंडक्टर्स के बीच में। फिर भी चलो दे रखा है तो नोट कर लेते हैं। लेंथ्स हैं 10 मीटर एंड 12 मीटर, कैरिंग करंट्स ऑफ 4 एम्पियर एंड 6 एम्पियर रेस्पेक्टिवली इन ऑपोजिट। इतना भी हमको पता लग गया कि ये रिपेल करेंगी, बिकॉज द करंट्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके जी। पैरेलल टू ईच अदर एट अ डिस्टेंस ऑफ आर भी पता है, सभी कुछ पता लग गया। हाउ मच, 3.0 सेंटीमीटर। तो कन्वर्जन हमको पता होना चाहिए। ओके। एस्टिमेट द फोर्स होना 15 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ द वायर बी नियर इट्स सेंटर। 15 सेंटीमीटर, ये ए है ये बी है, 15 सेंटीमीटर लेंथ पर निकालना है बस फोर्स। हाँ जी, ये यूजलेस है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ तो नहीं निकालना इस बार, लेंथ तो दे दी है, बट दैट लेंथ इज ओनली 15 सेंटीमीटर। तो जो भी एफ बाई एल का फॉर्मूला होता है, एफ बाई एल का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1I2 बाई आर, उसको इन 2L कर देना है। तो यानी कि इस बार ये एफ बाई एल का फॉर्मूला नहीं है, इस बार ये एफ का फॉर्मूला है। एल उधर चला गया है, ठीक है। बस रख दीजिए वैल्यूज। 10 टू द पावर -7, 2 इंटू 4 इंटू 6 बाय आर, आर था 3 इंटू 10 टू द पावर -2। कितनी लेंथ पर फोर्स निकालना है, 15 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है। तो यानी कि अगर मैं कन्वर्जन ना भी करता ना तो भी सही रहता, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर है। कन्वर्जन कर भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 10 टू द पावर -2 तो कैंसिल ही हो गया। बस इतना डाटा है, तुरंत से पहले मुझे आंसर बताओ।
बताओ। So 2.4 into 10 to the power minus 5. बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो ये 2 और 5 तो 5 टू ज़ा 10 बनकर एक पावर कम करेंगे। उसके बाद आ गया आपका 6 4 ज़ा 24। 24 में से भी एक डेसिमल लेकर और एक पावर कम कर दो, तो 24 का बन गया 2.4, और 10 में से कितनी पावर कम हो गई, दो चली गई हैं, -5 न्यूटन। न्यूटन पर मीटर नहीं, ओनली न्यूटन इट विल बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 17। अच्छा 17 तो हो गया, 18th। A moving coil meter. A moving coil meter has the following particulars. नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं बेटा आपको। वैसे कैपिटल एन होता है, हमने न्यूमेरिकल में स्मॉल एन छाप दिया, स्मॉल एन नहीं मानते, स्मॉल एन तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होते हैं, तो कैपिटल एन होता है टोटल टर्न्स 24। एरिया ऑफ द कॉइल 2.0 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B 0.20 टेस्ला। रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल 14 ओम। इंडिकेट अ सिंपल वे टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द मीटर बाय 25%। आपको इस गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाना है, तरीका बताइए कैसे बढ़ाओगे। उसने बोल दिया कि ना तो एरिया बढ़ाना है ना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ानी है, ए नहीं बढ़ाना है, बी नहीं बढ़ाना है, ये नहीं बढ़ा सकते आप। ठीक है जी। तो बेटा करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता क्या है, आपको बोला गया था कि सिंबल तो कोई होता नहीं है, बस सी एस लिख देते हैं उसको, और उसका फॉर्मूला था एन बी ए बाई के। तो इसने दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं, हमसे एग्जैक्ट करंट सेंसिटिविटी क्या है ये थोड़ी पूछ रहा है, हमसे परसेंटेज चेंज पूछ रहा है बस। तो के तो कांस्टेंट रहता है, वो तो कट ही जाएगा। ओके जी। उसने बोला तो देखो के तो कांस्टेंट है उस वायर का, उस इंस्ट्रूमेंट का जो भी हमारे पास है, नो चेंज विल बी देयर। केवल बी है और ए है, उसको बोल दिया उसने बढ़ा नहीं सकते, तो बढ़ा किसको हो सकते हैं, बस नंबर ऑफ टर्न्स को ही तो बढ़ा सकते हैं। समझ रहे हो, हमारे लिए बी और ए तो उसने कांस्टेंट बोला, लेकिन के ऑलरेडी कांस्टेंट होता है। एज बी ए एंड के all are constants, so to increase current sensitivity, बेटा क्या बढ़ा सकते हो आप, बस नंबर ऑफ टर्न्स ही तो बढ़ा सकते हो, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। तो सी एस कितना बढ़ाना है, 25% बाय 25%, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी तो उतने ही बढ़ाने पड़ेंगे। सो वी कैन इंक्रीज ओनली, देन वी कैन इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स ओनली अप टू हाउ मच, टू नहीं सॉरी बाय 25%। अब देखो थोड़ा सा लैंग्वेज और थोड़ा सा मैथ्स, अगर मुझे किसी चीज को बाय 25% बढ़ाना है तो 2 में क्या बोलूंगा उसको, 125% बोलूंगा ना, कि जितने भी इनिशियल हैं उसको 125% कर दीजिए, तो यानी कि एन डैश क्या हो जाएगा, एन डैश हो जाएगा 125% ऑफ ओरिजिनल एन,
परसेंट क्या होता है अपॉन 100। ओरिजिनल कितने थे 24। इसको अगर मैं 25 से कट करूं, 25 4 जा 25 5 जा हो गया 30 एंड डैश इज इक्वल टू पहले पार्ट का आंसर। तो देखो कोई यूज ही नहीं हुआ किसी भी डाटा का। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। सर एक बार आप इसे वापस एक्सप्लेन कर सकते हो इफ यू डोंट माइंड? यस, बताओ कहाँ प्रॉब्लम है बेटा आपको, क्या? कहाँ प्रॉब्लम आई है ये बताइए। सर ये मेरे को समझ में आ गया कि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है तो n की वैल्यू हमें बढ़ानी पड़ेगी। उसके बाद जो आपने किया वो वाला एक बार बता हाँ दो। जी बिल्कुल। तो बाकी सब कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है, द थिंग विच इज वेरिएबल दैट इज एन, नंबर ऑफ टर्न्स ओनली। हम्म। उन्होंने बोला है कि आपको करंट सेंसिटिविटी 25% बढ़ानी है बाय। ओके, अच्छा क्वेश्चन में गिवन था अच्छा ऑलरेडी। अच्छा, अब हाँ सॉरी आपके पास बुक आज भी नहीं है। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है ठीक है ठीक है, उन्होंने बोला, अब समझ हाँ गए। उन्होंने बोला है कि वी हैव टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी बाय 25%। ओके तो ओके, ओनली, अंडरस्टूड। तो अब समझ गई सर, अब जब बाई 25% दिया है तो वैसे कैलकुलेट कर। क्लियर हो गया ना। ठीक है। हम्म, ठीक। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट बोल रहा है, दूसरा पार्ट भी सुन लेना आप साशा, क्योंकि आपके पास एक्सेस नहीं है बुक का। ओके ओके अब सर। ये बोल रहा है कि ऐसा करने में, इन डूइंग सो, सी एस तो बढ़ गई, तो बताइए व्हाट विल हैपन टू वोल्टेज सेंसिटिविटी। देखो पहले कितने टर्न्स थे 24, अब कितने टर्न्स हो गए 30। तो लेंथ ऑब्वियस सी बात है बढ़ गई होगी ना वायर की, और लेंथ यदि बढ़ गई है वायर की तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस भी तो बढ़ गया होगा। पहले रेजिस्टेंस कितना बोला इसने, इसने पहले बोला हुआ है कि इस कॉइल का रेजिस्टेंस 14 ओम था। तो अब वो जो रेजिस्टेंस है इसने दिया है ये भी डाटा, वो बोल रहा है कि इन डूइंग सो सपोज रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड टू 21 ओम। तो बताइए व्हाट चेंज विल टेक प्लेस इन वोल्टेज सेंसिटिविटी। लैंग्वेज को ध्यान से समझना है। करंट सेंसिटिविटी हमने इंक्रीज किया है बाय 25%। करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करने का तरीका केवल नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाना था, हमने बढ़ा दिया 24 से 30 हो गया, 6 टर्न्स ओवरऑल बढ़ गए। तो वो टर्न एक्स्ट्रा वायर से ही तो बने, यानी कि वायर एक्स्ट्रा आ गई कॉइल में, और रेजिस्टेंस वायर की लेंथ पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। वो डाटा उसने हमें दे दिया कि जी भैया वो 14 ओम से 21 ओम हो गया है। तो बताइए उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा। ओनली चेंज डेल्टा वी एस पूछा है उसने। तो चलिए देखते हैं, पहले निकालते हैं ओरिजिनल वी एस कितना था। वी एस होता है, पता है हमको, सी एस अपॉन आर। तो सी एस को एक काम करो, सी एस को एन बी ए अपॉन के की जगह बस खाली सी एस लिख दो ना, वैल्यू तो उसकी निकालनी नहीं, हमें तो परसेंटेज चेंज निकालना है बस। तो वी एस डैश बेटा क्या हो जाएगा, ये सी एस डैश बाय आर डैश हो जाएगा जो कि 21 है। सी एस डैश कितना बढ़ गया था 25% बढ़ा था, यानी कि 1.25 टाइम्स हो गया था ओरिजिनल का। गेटिंग माई पॉइंट। उसने पूछा है चेंज, यस। उसने पूछा है चेंज कितना है डेल्टा वी। तो देखो यहाँ ये बन रहा है फैक्टर 1.25 अपॉन 21, यहाँ था 1 अपॉन 14। ऑब्वियस सी बात है वी एस डैश कम है, वी एस ज़्यादा है, तो डेल्टा वी एस कितना हो, डेल्टा वी एस कितना होगा ओरिजिनल माइनस फाइनल। राइट। इसमें से कॉमन मुझे क्या दिख रहा है, एक तो सी एस कॉमन दिख रहा है,
ओके, 7 भी कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या, 1/2 माइनस 1.25/3। ओके, तो डेल्टा वी एस इज इक्वल टू CS/7 एलसीएम ले लेते हैं, 6 आएगा, 2 3 ज़ा 6 तो ऊपर इधर 3 आ गया, माइनस 3 2 ज़ा तो ऊपर 1.25 इंटू 2 2.5, 3 माइनस 2.5 बचा 0.5/7 इंटू 6 इंटू CS, डेल्टा वी एस इज इक्वल टू, मतलब बड़ा ही कम हो गया, CS/84। अब एक काम करो, हमें फिर से, मुझे तो VS से परसेंटेज निकालनी है ना, तो VS और CS में क्या रिलेशन होता है, देखो हमें पता है ना कि VS जो है वो CS/R होता है, तो CS को क्या लिख दो, VS इंटू R, ओरिजिनल VS इंटू R, R कितना था ओरिजिनल 7/84, यानी कि डेल्टा VS जो है वो ओरिजिनल VS/12 हो गया। तो इसको इधर ले आइए, डेल्टा VS/VS इज इक्वल टू 1/12, तो परसेंटेज डिक्रीज कितना हो गया, इंटू 100 कर देते हैं, 100/12, 4 से कट जाएगा, बस इतना परसेंटेज लिख दिया। क्वाइट टिपिकल लुकिंग न्यूमेरिकल, लेकिन फिर भी करना तो है ही। देखो सेंसिटिविटी पर बेस्ड, जिसका पहला पार्ट तो बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पार्ट थोड़ा, जब वोल्टेज सेंसिटिविटी का चेंज पूछता है, थोड़ा टिपिकल की ओर चला जाता है। कौन सा पेज शो करना है, ये वाला हो गया था, बेटा ये हो गया है। यस सर। सर एक सेकंड रुकोगे आप? बिल्कुल बेटा, हाँ यस सर, कर दो। बेटा समझ आया है, ये बताइए तीनों लड़कियां, यस सर। सृष्टि, मुस्कान, यस सर। थोड़ा सा इस पर सेंसिटिविटी वाले न्यूमेरिकल पर थोड़ा मेहनत करनी है, थोड़ा वर्क करना है। ये आए नहीं है बोर्ड में, ये बहुत कम आए हैं बेटा, सेंसिटिविटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत कम आए हैं, तो इस तरह की चीज़ों के चांसेस बन जाते हैं, वो एक आधी चीज़ ऐसी डाल देता है पेपर में जो पहले कभी ना आई हो लेकिन सिलेबस में रही हो, तो इस पर वर्क कर लेना सेंसिटिविटी पर। चलिए लास्ट, ये हटा दो पेज, अच्छा अभी साशा कर रही होगी, कोई नहीं, आई विल वेट।
यस सर, आप कर दो। ओके, चलिए जी, लास्ट न्यूमेरिकल, बहुत आसान है ये तो। दो कॉइल हैं, दोनों में रेडियस और करंट आपको बताएगा और दोनों के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर कराएगा बस। पहली कॉइल है ए, उसकी रेडियस बोला गया ए, स्मॉल ए, तो यूं कह दें आर ऑफ ए इज ए एंड करंट इन ए इज आई। अनदर कॉइल बी हैज अ रेडियस 2a, तो आर ऑफ बी इज डबल टू दैट ऑफ द फर्स्ट वन and current in B that is also double. What is the ratio of the magnetic field? बेटा magnetic field क्या होती है? म्यू नॉट I by 2R. So using that, BA upon BB will become what? म्यू नॉट और I तो सॉरी म्यू नॉट और 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, केवल कौन बचेगा? आई ए बाय आर ए बाय आई बी बाय आर बी। और एक्चुअली ये भी तो सेम ही है मैं, देखो 2 का ही तो बढ़ रहा है। अगर मैं फिर भी रीअरेंज करके लिख दूं तो आई ए अपॉन आई बी इधर और आर बी अपॉन आर ए, वैल्यूज रख दीजिए। आई ए अपॉन आई बी, आई ए था आई बी था 2i इंटू आर बी था 2a, आर ए था ए से ए साफ, आई से आई साफ और 2 से भी 2 साफ, तो आंसर 1:1 ओनली। डन? यस सर। साशा डन? हाँ सर, अब हो गया। ओके, तो चलिए बेटा अगले टॉपिक की ओर अब हम चलते हैं, एंड दैट इज नोन एज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने अभी कुछ पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? हमने चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो भी फोर्स लगता है, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो भी फोर्स लगता है उस पर। बस इतनी चीजें हमने पढ़ी। यस और नो हमें पता है ना? मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, लॉरेंट्ज यस फोर्स सर। हमें पता है। तो बेटा जब फोर्स लगता है किसी चीज पर तो उस फोर्स का रिजल्ट क्या निकलता है? मोशन, उसमें मोशन भी आती है। तो हमने जो अभी तक टॉपिक पढ़े हैं, हमने केवल फोर्स पढ़ा है, उस फोर्स का सबसिक्वेंट क्या होगा, मोशन क्या होगी, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, हमने छोड़ दिया। तो बस उसी टॉपिक को हम अपने प्रीवियस टॉपिक को ही एक तरह से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, हम उसका अपेंडिक्स कर रहे हैं। तो हमारा हेडिंग आता है, ये चैप्टर तो नहीं कह सकते इसको, ये बस टॉपिक्स हैं एक तरह से। चैप्टर का नाम अगर देखा जाए तो बस यूं लिख सकते हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स अंडर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो चैप्टर है हमारा ये मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, लिख लेते हैं चलिए, मोशन ऑफ charged particles under electric and magnetic fields। तो उसमें से पहला टॉपिक आएगा, इसको भी काफ़ी कट शॉर्ट कर दिया गया है, मतलब सिलेबस में से चीज़ें आउट हैं इसमें से भी काफ़ी। तो पहला टॉपिक हमारा आएगा, ऑब्वियसली बात है दो ही नाम है,
अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अंडर मैग्नेटिक फील्ड। तो पहला टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर सॉरी इलेक्ट्रिक पहले है। अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेटा जी इसके लिए सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड हाउ टू क्रिएट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा था, दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आती है जो कि यूनिफॉर्म होती है। कैपेसिटर पढ़ा था ना, तो बस उसी तरह से यहाँ पर भी क्रिएट की जाएंगी वन प्लेट metallic plate, another metallic plate kept parallel to each other horizontally। नीचे वाली प्लेट को हमने चार्ज कर दिया पॉजिटिवली, सेम चार्ज बट ऑपोजिट इन नेचर हमने दे दिया अपर प्लेट को। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हमको ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड E है, दोनों प्लेट्स के बीच का गैप let it be D। नाउ वी टेक अ चार्ज Q, पॉजिटिव Q चार्ज लिया हमने और उसको इनिशियल वेलोसिटी V से एंटर करा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली। लिखें we take a uniform electric field E between two parallel plates having an equal and opposite charge over them। बनाइए इसको। अच्छा सर, वो जो आपने हमें नोट्स शेयर करे थे ना, वो एंड्रॉइड पे आपने देखा कैसे ओपन कर सकता है उसे? मैंने नहीं देखा, मैं भूल गया, मैं अब चेक करूंगा। प्लीज सर चेक कर लेना। आईपैड ना मम्मी पापा के पास रहता है, मम्मा पापा घर पे नहीं होते हैं, इसलिए। चलो मैं देखता हूँ एंड्रॉइड का तरीका कोई। ये हो गया? हाँ ये सही हो गया। सृष्टि, मुस्कान, यस सर। हो गया ये? यस सर। ओके। तो हैविंग एन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ओवर देम, हमने दो पैरेलल प्लेट्स ली हैं, उनके बीच में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E डेवलप की है। गैप बिटवीन द प्लेट्स दैट इज D। उसके बाद a charge Q having mass M
is allowed to enter into the electric field परपेंडिकुलरली, ये सिंबल आता है लिखना, इन शॉर्ट अगर लिखना चाहें परपेंडिकुलरली, एल वाई लगा देते हैं बस, इज अलाउड टू एंटर इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली विथ वेलोसिटी v। ठीक है बेटा, हो गया यहाँ तक का? यस सर। तो अब देखिए, जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर नहीं हुआ था तो बड़े मजे से ये हॉरिजॉन्टली चल रहा था, अपनी ही डायरेक्शन में चले जा रहा था। बट एज इट विल एंटर इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होगा, पॉजिटिव है क्योंकि ये एज इट विल एंटर हेयर, क्या होगा, क्या नेगेटिव प्लेट इसे अपनी ओर नहीं खींचने लगेगी? बताओ, ये सीधा चलना यस क्या ये सीधा चलना चाहिए ऐसे, या ऐसे नीचे गिरना चाहिए, या ये ऐसे जाना चाहिए? सर वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हुए, हाँ, वो धीरे धीरे नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हुए चलेगा, नेगेटिव प्लेट उसको अपनी ओर खींचने लगेगी। तो जो वर्टिकल डायरेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, देखो वर्टिकल डायरेक्शन का सिंबल क्या यूज कर लेता हूं, सबस्क्रिप्ट y, और u तो आपको पता ही है इनिशियल के लिए यूज करते हैं। तो व्हाट अबाउट यू वाई? 0 रहेगा। 0 रहेगा। फिर हमें देखना है एक्सेलरेशन। एक चीज और बताइए बेटा, चार्ज कितना है q, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E, तो फोर्स कितना लगेगा पता है ना, Q इंटू क्यू ई होता है। और न्यूटन के सेकंड लॉ से फोर्स का एक और भी फॉर्मूला है ma। तो ये तो रफ में लिखा, अब इसको फेयर में लिखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स experienced by the charge कितना QE, we can make it equation number 1, and using Newton's second law of motion, फोर्स का फॉर्मूला है m इंटू ए, लेकिन ये किधर होगा, ये a एक्सेलरेशन, ये भी तो वर्टिकल होगा, इसको भी मैं सिंबल दे देता हूं ए वाई, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेटिंग 1 and 2, व्हाट आई विल गेट, क्यू ई इज इक्वल टू एम ए वाई। तो ए वाई एक्सेलरेशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू व्हाट, क्यू ई बाय एम। So electron will start deflecting upwards, with acceleration a y। ओके बेटा, अब जरा देखो, ये जो प्लेट है ना, एक चीज और मेंशन करनी थी, हम भूल गए,
इसकी लेंथ लेट इट बी x, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करना है प्लेट के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर x, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना इस चार्ज के ऊपर, फोर्स तो केवल वर्टिकली ऊपर लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो पता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी मोशन यूनिफॉर्म रहेगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमने 11th में प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था। बट एज देयर इज no force acting on the charge in horizontal direction, so its motion will remain uniform along horizontal. मतलब कितनी स्पीड से एंटर हुआ था ये हॉरिजॉन्टल के अलोंग v, तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग इसकी स्पीड v ही रहेगी हमेशा। तो कितने टाइम में ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कवर करेगा, सो टाइम टेकन बाय इट टू कम आउट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम का फॉर्मूला अभी पहले भी यूज कर रहे थे न्यूमेरिकल करते समय, अब फिर यूज हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये वाला पेज कंप्लीट हो गया था। Yes, sir. तो सेम टाइम में ही तो ऊपर भी जाएगा ये। अगर मैं डायग्राम अब कंप्लीट करेंगे तो क्या हुआ था, अभी तो मैंने एनिमेशन में दिखाया था ना, तो इट इज गोइंग लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। अब जैसे ही बाहर आएगा तो बाहर जो भी इसकी फाइनल डायरेक्शन होगी उसके अलॉन्ग फिर से स्ट्रेट चला जाएगा। तो ये तो हुआ उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x, and this is the vertical displacement. तो in order to find this y हम क्या यूज कर लेंगे, वर्टिकल मोशन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। बेटा क्या होती है सेकंड इक्वेशन मोशन, h इक्वल्स टू होती है ना, h की जगह y, y इज इक्वल टू u y t इनिशियल वेलोसिटी इंटू t प्लस हाफ a y एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। रख दीजिए वैल्यूज, तो y तो y रहेगा, u y जीरो था तो फर्स्ट टर्म जीरो हो गई, प्लस हाफ ए वाई हमने निकाला था, ये रहा क्यू ई बाई एम, एंड स्क्वायर ऑफ टाइम, टाइम हमने निकाला है x बाई वी टू द होल स्क्वायर। तो फाइनली y इज इक्वल टू क्यू ई बाय टू एम वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, दैट्स ऑल।
तो एक्स और वाई ऐसे रिलेटेड होंगे मोशन में, बस इतना ही निकालना होता है। और बेटा ये q यानी कि चार्ज ऑफ द पार्टिकल, e इलेक्ट्रिक फील्ड, मास ऑफ द पार्टिकल, v उसकी स्पीड, इन सब को यदि कांस्टेंट माने तो ये रिलेशन आता है उसके वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। और इस तरह की जो मोशन होती है, मैथ्स वालों को पता होगा, बायो वाले भी सुन लीजिए, ये वाला पाथ कहलाता है पैराबोलिक पाथ। 11th में भी देखा था, तो हमने प्रूव कर दिया। हैंस द चार्ज, दिस चार्ज नहीं, द चार्ज पार्टिकल moving in an electric field follows a parabolic path। ये चाहे तो बस रट लीजिए, ये लिखना ही लिखना है, पैराबोला बनता है। ये जो शेप बनाई ना हमने, पाथ दिखाया, इस पाथ को पैराबोला बोलते हैं, पैराबोलिक पाथ। Any page to be shown, any previous page to anybody of you, please let me know. नो सर, सारा हो गया। Good. Sasha, what about you? हाँ, yes sir. I took the screenshot. Okay, Like, ठीक ठीक। तो चलिए जी अगला टॉपिक करेंगे। सर अगर ये आया तो ये वाली लाइन मेंशन करना इम्पोर्टेंट होगी, that the path which will be followed is a parabolic path. ये क्वेश्चन ही ये पूछेगा। अच्छा ठीक। ये पूछेगा। देखो मैंने हैंस लिखा ना, ये हैंस को रिप्लेस कर दो किससे? शो दैट। अब पढ़ो, समझ गए। शो दैट द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ। यही क्वेश्चन बनेगा 3 मार्क्स में। समझ गए। और इवन मैंने मटेरियल शेयर किया आपके साथ, आपके फोन में गया होगा। हाँ सर, अभी तो मैंने कोई बात नहीं, आप मत देखो उसको। मैं 1 मिनट। अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर एक आर्टिकल है, बहुत कम बच्चों पर के पास एक्सेस है इसका। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू गर्ल्स, सृष्टि, मुस्कान, प्लीज डोंट शेयर विद एनीबडी एल्स, ठीक है? ओके सर। हाँ, मेरा मटेरियल किसी से शेयर नहीं करें। देखो इसमें मैंने जो कि क्वेश्चन की ना, ये जो ये बनाते हैं कि क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी का आएगा, अंडरस्टैंडिंग का आएगा, एनालिटिकल आएगा, वगैरह वगैरह, हमें पता नहीं होता कि कौन सा आएगा, है ना, कि ये कौन सी टाइप है क्वेश्चन की। तो देखो एक क्वेश्चन इसमें हमने आपको भेजा है, इसको, इसका एक एग्जाम्पल था, जस्ट वेट। ऑब्जेक्टिव टाइप शॉर्ट आंसर केस स्टडी करंट मैग्नेटिज्म। मैंने भी देखा था बट आई एम नॉट गेटिंग इट। मैग्नेटिज्म वो कहीं और किसी और में होगा। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, जो अभी साशा ने पूछा, फिर मैंने इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। हर क्वेश्चन की ना कैटेगरी अलग अलग होती है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, पता नहीं मैंने उसमें लिखा नहीं होगा, टाइप नहीं किया होगा। तो दिस क्वेश्चन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉम्पिटेंसी। अलग अलग कैटेगरी के हैं, मेमोरी बेस्ड और लर्निंग वगैरह, पता नहीं क्या क्या है। तो सबका एक एक दो एग्जाम्पल मैंने उसमें आपको भेजा है, ताकि आपको पता चल सके कि पेपर का डिज़ाइन क्या होगा, ठीक है? तो चलिए अगला
पार्ट आता है हमारा, अभी मैंने स्टडी की है इसकी मोशन, किसमें, चार्ज पार्टिकल की मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड में. नाउ आई विल स्टडी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट. और इस बार इसके दो केसेस स्टडी करेंगे हम. इलेक्ट्रिक फील्ड में तो बस हमने एक ही तरह से एंटर कराया था परपेंडिकुलरली, यहाँ पर हम दो बार एंटर कराएंगे, एक बार परपेंडिकुलरली एंटर कराएंगे और एक बार ऑब्लिकली, मतलब किसी एंगल पर एंटर कराएंगे चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. तो केस 1 पहले हेडिंग डालेंगे हम, केस 1. Ly परपेंडिकुलरली. तो इसको स्टडी करेंगे हम कल 8 बजे, फिर से टाइम, ठीक है.